गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रिजबा कोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं एक श्रृंखला जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास पर। हम इस बात को भली भांति जानते हैं और पहले की वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं कि सन 1599 में ब्रिटेन की एक कंपनी, जिसको ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ टेलर ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। और इसी अधिकार पत्र के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1599 में हुई थी, वो भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आई। उसके पश्चात इस कंपनी के प्रतिनिधि मुगल सम्राट के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के पश्चात इन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, अपनी कोठी की स्थापना की। उसके पश्चात ये व्यापार करने लगे और समय के साथ इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला, उस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने समय समय पर इनके लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए। सबसे पहला एक्ट सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके पश्चात हर 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कंपनी को व्यापार करने का अधिकार बढ़ाया जाता रहा। 1773 के पश्चात एक एक्ट आता है जो महत्वपूर्ण एक्ट था, वो था 1783 का एक्ट, जिसको चार्टर एक्ट 1783 कहा गया। इसके पश्चात एक एक्ट आया था 1786 में। ये सारे के सारे जो एक्ट थे, इन एक्ट को लाने का उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है और जो उसमें व्याप्त समस्याएं हैं उनको नियंत्रित किया जाए। और उसके पश्चात और भी महत्वपूर्ण एक्ट आए, जिनमें एक एक्ट आया था सन 1813 का चार्टर एक्ट और एक आया था सन 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो भी एक्ट लाए गए थे, इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य था। जैसे 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करना, क्योंकि ब्रिटेन का खुद का व्यापार जो था वो चौपट हो रहा था। और इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए। केवल 2 अधिकार रखे गए, चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के व्यापार का। इसके अलावा जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1833 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, जो 1599 में मिला था, वो आखिरकार समाप्त हो गया और कंपनी अब केवल एक राजनीतिक इकाई रहेगी। व्यापारिक इकाई के रूप में उसका कार्य समाप्त हो गया और अब केवल राजनीतिक इकाई रहेगी। आज अपन यहां तक अपने कर चुके थे, आज अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। आज जो बात करेंगे वो है सन 1853 का चार्टर एक्ट और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम सन 1858। इसकी जो 2 मौलिक बातें एक बार हम थोड़ा सा इसमें करेंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट की एक बहुत बड़ी विशेषता थी और विशेषता थी भारतीय सिविल सेवा की स्थापना। भारतीय सिविल सेवा, जिसे आज हम सामान्य शब्दों में आईएएस के नाम से जानते हैं, वो इंडियन सिविल सर्विस ICS के रूप में स्थापित हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा ब्रिटेन में आयोजित होती थी और अगर कोई भारतीय इसमें शामिल होना चाहता था तो ब्रिटेन में ही शामिल हो सकता था। तो सबसे पहले यहां, और उसके पश्चात इसको भारत में भी आयोजित किया जाने लगा। भारत में सबसे पहले इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में हुई थी सबसे पहले, और इलाहाबाद के पश्चात अगली जो परीक्षा थी वो दिल्ली में भी हुई थी। उसमें नई दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली कहलाता था, दिल्ली में भी हुई थी। ये 1853 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो हम ये जानते हैं कि 1857 में, सन 1857 में भारत का पहला गदर हुआ था, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम यह निकला कि जो 1858 का चार्टर एक्ट लाया गया था, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से
ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन समाप्त कर दिया है। सन 1833 के चार्टर एक्ट में उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, केवल राजनीतिक अधिकार बने रहे। और 1833 से 1853 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ उसका परिणाम ये निकला कि 1857 का संग्राम हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1858 का अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एकाधिकार जो भी था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। ब्रिटिश ताज का मतलब ब्रिटेन की सरकार के अधीन चला गया और ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से, भारत सचिव के माध्यम से भारत का शासन चलाया जाने लगा। जो अब तक भारत में भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, इस एक्ट के बाद वो वायसराय कहलाने लगा, यानी कि वो सीधा का सीधा सम्राट का प्रतिनिधि हुआ करता था, उसकी नियुक्ति भी सम्राट ही करता था। और ये जो वायसराय था या ये जो गवर्नर जनरल था, इसके ऊपर ब्रिटेन में एक भारत सचिव की व्यवस्था की गई। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था और उसके माध्यम से संसद इस भारतीय शासन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती थी। तो आज अपन बात करेंगे सन 1853 का चार्टर एक्ट और सन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये दो मौलिक जो अधिनियम है हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके जो मुख्य प्रावधान है हम उनकी भी बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो से शुरुआत करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए अपन विधिवत रूप से शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1853। इसके जो मुख्य प्रावधान थे एक बार उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 1833 के ठीक 20 साल बाद लाया गया एक्ट था और 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो एक प्रकार से नए सिरे से शुरू किया गया था, क्योंकि 1833 से पहले कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन 1833 के एक्ट ने उसको केवल एक राजनीतिक कंपनी बना दिया। इसके पश्चात 1833 से लेकर के 1858 तक कंपनी ने राजनीतिक शक्ति की हैसियत से भारत में कार्य किया था। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो क्यों लाया गया और उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इस बारे में दृष्टिपात करते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों में विभेद किया गया। देखिए, एक नई चीज की शुरुआत होती है इस एक्ट से। यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण किया गया, जैसे हम शक्ति पृथक्करण कहते हैं। सरकार के 3 अंग और तीनों अंग एक दूसरे से अलग होते हैं। इसकी पहल 1853 के चार्टर एक्ट से की गई और गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसके परिषद के 2 कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि विधायी कार्य अलग हो गए और कार्यकारी यानी कि जिसे हम कार्यपालिका शक्तियां कहते हैं उनको अलग किया गया और विधायी कार्यों हेतु 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। ये जो 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, ये 6 सदस्य सिर्फ विधायी कार्यों के लिए जोड़े गए, यानी कि इनका कार्य होगा विधियों का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना और उनको लागू करने के लिए एक अलग जो परिषद में अलग सदस्य थे उनको ये सौंपा गया था। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की पहल की थी। पूरे भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। देखिए, एक अलग यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया, विधान परिषद। आज अपन पूरे भारत के लिए संसद के रूप में जानते हैं। संसद कहते हैं, संसद के 2 सदन थे, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। लेकिन ये जो निकाय स्थापित किया गया इसका नाम रखा गया विधान परिषद और ये विधान परिषद पूरे भारत के लिए बनाई गई थी। यानी कि इसको विधान बनाने का यानी कि कानून बनाने का कार्य सौंपा गया। इस विधान परिषद में 12 सदस्य होने थे। ये जो पूरे भारत के लिए पहली विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इस विधान परिषद में उस समय केवल 12 सदस्यों को रखा गया, यानी कि अधिकतम इसमें 12 सदस्य हो सकते थे। 12 सदस्य कौन होते थे? एक कमांडर इन चीफ, एक गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होने थे। कुल मिलाकर 12 सदस्य, जिनमें एक होता था कमांडर इन चीफ।
जो सेना का कमांडर था उसको एक सदस्य के रूप में रखा गया। दूसरा गवर्नर जनरल हुआ करता था, और इसके अलावा गवर्नर जनरल द्वारा नामित या नियुक्त 4 सदस्य और होने थे। तो एक कमांडर इन चीफ, एक गवर्नर जनरल खुद यानी कि 2, और 4 गवर्नर जनरल के द्वारा नामित सदस्य यानी कि 6। इसके अलावा 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होने थे। ये 6 सभासद कौन होने थे? 6 सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय उस समय कलकत्ता में स्थापित था। हम बात कर चुके हैं सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय थे, हालांकि वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, फिर भी इसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। तो इसमें जो 6 सभासद होने थे, इन 6 सदस्यों में एक सदस्य होना था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश, यानी कि इसके अलावा जो दूसरा सदस्य था, एक तो मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, और एक कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांतों के असैनिक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। याद रखिएगा, यहां तक सन 1853 तक भारत में 4 ही प्रांत थे, 4 ही राज्य थे। एक बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई और चौथा आगरा। ये जो 4 प्रांत थे, इन प्रांतों के असैनिक प्रतिनिधियों को भी इस विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। 6 हो गए, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक हो गया कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश यानी कि 2, और 4 हो गए बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांतों के असैनिक प्रतिनिधि। ये 6 और 6 अपन ऊपर बात कर चुके। एक कमांडर इन चीफ, एक गवर्नर जनरल खुद, और 4 गवर्नर जनरल के द्वारा नामित सदस्य। इस प्रकार से ये 12 सदस्यों से मिलकर पहली विधान परिषद का निर्माण हुआ था। सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। अभी जैसे कि अपन ने बात की शुरुआत में कि 1853 के इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत करना। ये शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई, और इसमें सिविल सेवा में जिसे ICS कहा गया था उस समय, जिसे आज अपन भारत में IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान सबसे पहली बार 1853 के एक्ट के माध्यम से किया गया। इसका आधार बना नॉर्थ ट्रेवलियन रिपोर्ट। नॉर्थ ट्रेवलियन रिपोर्ट जो 1853 में आई थी, और इस रिपोर्ट के आधार पर 1853 के आधार पर लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। जो नॉर्थ ट्रेवलियन रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि भारत में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के माध्यम से जो व्यक्ति सफल हो उन्हीं की नियुक्ति की जानी चाहिए। तब ये जब नॉर्थ ट्रेवलियन रिपोर्ट ने इस प्रकार की बात कही, तब इस रिपोर्ट के आधार पर एक नई कमेटी बनाई गई जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले समिति, और इसको कार्य सौंपा गया इस बात के लिए कि वो ये देखे कि क्या भारत में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की आवश्यकता है। और लॉर्ड मैकाले समिति ने भी इस बात की अनुशंसा की कि सिविल सेवा में नियुक्ति का आधार केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। और इस समिति, लॉर्ड मैकाले समिति रिपोर्ट के आधार पर ही आखिरकार 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। 1855 में लंदन में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। इस नॉर्थ ट्रेवलियन रिपोर्ट और उसके बाद लॉर्ड मैकाले समिति की अनुशंसा के आधार पर सिविल सेवा में नियुक्ति का एक ही आधार रखा गया, प्रतियोगी परीक्षा, और जो इसमें सफल होगा उसी को सिविल सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। पहले बैकडोर एंट्री होती थी, सरकार जिसको चाहती थी, क्या नाम उसका, गवर्नर जनरल जिसको चाहता था सिविल सेवा नियुक्त कर देता था। लेकिन अब सिविल सेवा में नियुक्ति का एकमात्र आधार प्रतियोगी परीक्षा होगी, और सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया लंदन में सन 1855 में। इसके पश्चात 1951 में इलाहाबाद में परीक्षा आयोजित की गई। सबसे पहले भारत में 1921 में इलाहाबाद में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, और उसके पश्चात अगली बार इसका आयोजन दिल्ली में भी किया गया। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सन 1921 से भारत में
सिविल सेवा पर हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होना प्रारंभ हुआ था। उससे पहले ये लंदन में ही आयोजित होती थी। सबसे पहले 1855 में हुई और 1855 से लेकर हर साल ये जब भी होती थी 1921 से पहले तक केवल लंदन में ही होती थी और 1921 में सबसे पहले भारत में आयोजित की गई। अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, इसे सिविल सेवा में शामिल होना चाहता था तो उसको प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए लंदन जाना होता था। गवर्नर जनरल को बंगाल के समस्त शासन के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। यानी वो गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब चूंकि वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, इसलिए वो पूरे भारत के कार्यों की, शासन के कार्यों की देखभाल करता था। इसलिए बंगाल के शासन से उसे मुक्त कर दिया गया, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल था और वो केवल बंगाल में ही रहता था और बंगाल के कार्यों की देखभाल करता था, पूरे भारत के कार्यों की देखभाल नहीं कर पाता था। इसलिए उसको बंगाल के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया और पूरे भारत का दायित्व उसको सौंप दिया गया और बंगाल के प्रशासन हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन किया गया। जैसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब वो पद समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए बंगाल के शासन कार्यों की देखभाल के लिए एक नए पद का सृजन किया गया और वो नया पद था लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रहते हुए बंगाल के प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करने हेतु बनाया गया था, जिसे कहा गया बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। कंपनी के शासन अधिकार को संसद की इच्छा पर छोड़ दिया गया। यानी कि कंपनी, जिसे 1833 में उसके व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए थे, केवल राजनीतिक इकाई बनाई गई थी। इससे पहले आपको ध्यान होगा 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी के बाकी सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए थे। केवल 2 अधिकार बने रहे, एक चाय का व्यापार करने का और एक चीन के साथ व्यापार करने का। फिर 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी के पूरे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कि चाय का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। केवल कंपनी को राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने का अधिकार दिया गया और 1853 के चार्टर एक्ट से एक और विशेष व्यवस्था की गई कि कंपनी के भाग्य का फैसला संसद करेगी। चाहे तो उसको आगे भी राजनीतिक इकाई के रूप में लागू रख सकती है और चाहे तो वो स्वयं अपने हाथ में शासन सत्ता संभाल सकते हैं। इसलिए कंपनी का क्या होगा, कंपनी का भाग्य तय करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। इससे पहले अपन ने बात की थी, एक नए विधि सदस्य की स्थापना की गई। लॉर्ड मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया गया था और वो अस्थायी सदस्य था। और अब परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, जिसमें वो विधि बनाने के बारे में गवर्नर जनरल को सलाह दिया करता, इस विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। यानी कि वो हमेशा के लिए एक विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में जुड़ गया। परिषद के उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई को जो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाना था। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उस परिषद में एक नए व्यक्ति की व्यवस्था की गई जिसको कहा गया उपाध्यक्ष। वो गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करता था और गवर्नर जनरल ही उस उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता था। वो गवर्नर जनरल के कार्यों में हाथ बटाने का या सहयोग करने का कार्य करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और 6 की नियुक्ति क्राउन द्वारा करने की व्यवस्था की गई। अब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का निर्देशन होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निर्धारण करने का, उसके व्यक्तियों की नियुक्ति करने का कार्य करती थी। उसमें कुल मिलाकर 24 सदस्य थे और 1853 के इस चार्टर एक्ट के माध्यम से उन सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में अब 24 के बजाय 18 सदस्य होंगे और इन 18 सदस्यों के बारे में व्यवस्था ये की गई कि 18 सदस्यों में से 6 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा होगी। यानी क्राउन का मतलब जो सम्राट था, सम्राट 18 में से 6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा और बाकी के जो 12 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति संसद के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से की गई। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। ये गवर्नर जनरल को एक विशेषाधिकार दिया गया कि अगर उसको ये लगे कि विधान परिषद के द्वारा जो भी अधिनियम बनाया गया, जो भी कानून बनाया गया है, अगर गवर्नर जनरल की नज़र में
वो उपयुक्त नहीं है, उसके प्रावधान उचित नहीं है, तो वो ऐसे किसी भी कानून को वीटो करके समाप्त कर सकता था। जिस प्रकार से आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के संबंध में कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, जिसे हम जेबी पॉकेट वीटो भी कहते हैं, निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं, उसी प्रकार से एक वीटो पावर गवर्नर जनरल को दिया गया था इस 1853 के चार्टर एक्ट से। विधान परिषद जिसके सदस्यों की संख्या 12 थी, अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार का विधेयक बनाकर गवर्नर जनरल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती थी, तो गवर्नर जनरल उस विधेयक पर वीटो करके उसको समाप्त कर सकता था। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता इस एक्ट के माध्यम से बनी रही, अंतिम शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी। तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अपन ने इस वीडियो की शुरुआत में ये चर्चा की थी कि 1858 का जो अधिनियम था उसको लाने के पीछे कारण था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और बाद में समय समय पर विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए गए। ये बात स्पष्ट थी कि कंपनी का शासन सही प्रकार से नहीं चल रहा और फिर कंपनी पूरी तौर से एक राष्ट्रीय इकाई बन गई थी और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वो अपना कार्य कर रही थी। लेकिन इस राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने का परिणाम यह निकला, गवर्नर जनरल के पास जो शक्तियां थी उसका परिणाम यह निकला कि भारतीयों में निरंतर असंतोष बढ़ता चलाया गया और इस असंतोष की क्रियान्विति आखिरकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी। हालांकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आखिरकार इसने भारतीय शासन व्यवस्था की रूपरेखा को काफी कुछ बदल दिया और ब्रिटिश सरकार को सोचने पर विवश कर दिया गया। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था उसके क्या मुख्य प्रावधान थे, इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। भारतीय क्षेत्र और राजस्व कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हो गए। अब तक सारी की सारी शक्तियां कंपनी के हाथ में थी। पहले व्यापारिक अधिकार भी उसके हाथ में थे, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, राजनीतिक अधिकार दे दिए गए और अब इस 1858 के एक्ट के माध्यम से उसके पास जितने भी प्रकार के अधिकार थे वो सारे के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और भारतीय क्षेत्र पर जहां तक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक अधिकार था वो सारा का सारा अधिकार और उसके अधीन राजस्व जो भी था वो सीधा सीधा ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हो गया। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि वो सम्राट के अधीन आ गया। अब भारतीय शासन ब्रिटिश महारानी के नाम से किया जाएगा। 1858 के पश्चात भारतीय शासन जो था वो ब्रिटिश महारानी के नाम से किया गया और 1858 से पहले भारतीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से संचालित होता था। भारतीय शासन की जिम्मेदारी भारत सचिव को सौंपी गई। ये एक नए पद की स्थापना की गई 1858 के एक्ट में, क्योंकि सारा का सारा शासन अब ब्रिटिश महारानी के अधीन चला गया था। इसलिए ब्रिटिश महारानी ने अपने इस शासन को संभालने के लिए, शासन का संचालन करने के लिए, शासन को नियमित करने के लिए एक व्यक्ति की स्थापना की और वो व्यक्ति था भारत सचिव। ये जो भारत सचिव था ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। यानी कि हम यूं कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार में जो मंत्री पद था उस मंत्री पद के एक व्यक्ति को भारत सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत सचिव की यानी कि उसकी सहायता है तो एक 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी। भारत सचिव जो था, भारत सचिव के अधीन उसके कार्यों को संभालने के लिए, उसके कार्यों में सहायता देने के लिए, भारत का प्रशासन चलाने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी और इस परिषद का मुखिया बनाया गया भारत सचिव और ये भारत सचिव प्लस 15 जो सदस्य थे ये मिलकर भारत का प्रशासन चलाते थे और जिसमें से आधे सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव हो। ये जो 15 सदस्य जो इस भारत परिषद में शामिल किए जाने थे उसके लिए शर्त रखी गई कि कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव होना चाहिए। कम से कम आधे सदस्य, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि 8 सदस्यों को, कम से कम 8 सदस्यों को भारत में 10 वर्ष तक रहने का अनुभव होना चाहिए। उन्हीं व्यक्तियों को इस भारत सचिव की जो परिषद थी उस परिषद में शामिल किया जाएगा। इसमें 7 सदस्य सम्राट द्वारा और 8 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाने थे। ये जो भारत परिषद बनाई गई थी भारत सचिव के अधीन जिसमें 15 सदस्य थे, इनमें
7 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होनी थी और 8 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होनी थी। कुल मिलाकर 15 सदस्य इसमें बनाए जाने निश्चित किए गए। भारत सचिव ही भारत सरकार या गृह सरकार कहलाया, यानी कि भारत के प्रशासन का संपूर्ण शासन का चलाने का जो जिम्मा था वो भारत सचिव के हाथ में था और इसी कारण से भारत सचिव ही भारत सरकार या गृह सरकार कहलाया और वो ही पूरी तरह से भारतीय मामलों की देखभाल करता था तथा वायसराय उसके प्रति जिम्मेदार बनाया गया। मैंने आपको बताया था शुरू में कि 1858 के एक्ट से पहले भारत में गवर्नर जनरल सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था और इस 1858 के एक्ट ने एक परिवर्तन किया। गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय हो गया। वायसराय इसलिए हो गया कि वो ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट प्रतिनिधि था, क्योंकि अब शासन ब्रिटेन की महारानी करती थी, इसलिए उसका प्रतिनिधि होने के कारण से उसको वायसराय कहा गया। सिर्फ परिवर्तन नाम में हुआ, ये वायसराय कहलाया। और वायसराय जो था वो भारत सचिव जो था उसके प्रति उसको जिम्मेदार बनाया गया, यानी कि वो अपनी एक रिपोर्ट भारत सचिव को सौंपता था और भारत सचिव उसको उसके पद से हटा भी सकता था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था और अपने समस्त कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। संसद भारत सचिव से भारत के मामलों के बारे में किसी भी प्रकार के सवाल जवाब कर सकते थे, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी तय कर सकते थे। अगर कहीं पर भी कोई गलती हो तो इसके कारण से भारत सचिव को अपने पद को भी गंवाना पड़ सकता था, इसलिए भारत सचिव भारत सरकार के नाम से जाना गया। वायसराय को उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया और इसके साथ ही ब्रिटिश संसद के प्रति भारत सचिव का उत्तरदायित्व तो तय किया गया। और चूंकि इसलिए कि भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन ने विधेयक रखा परंतु त्यागपत्र दे दिया। जब हम 1858 के एक्ट की बात कर रहे हैं उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड पामरस्टन और भारत के इस 1858 के एक्ट के लिए जो विधेयक रखा गया उस विधेयक को रखने का श्रेय सबसे पहले लॉर्ड पामरस्टन को जाता है। लेकिन विधेयक रखने के उपरांत प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके पश्चात पुनः एडवर्ड हेनरी स्टेनले ने दूसरा विधेयक रखा। जब लॉर्ड पामरस्टन ने 1858 के एक्ट को रखने के बाद त्यागपत्र दे दिया तो उसके पश्चात इस एक्ट को दोबारा और नए सिरे से रखा एडवर्ड हेनरी स्टेनले ने और इसका नाम दिया गया एन एक्ट टू द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस 1858 के एक्ट को नाम दिया एडवर्ड हेनरी स्टेनले ने एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रथम भारत सचिव एडवर्ड हेनरी स्टेनले बना जो उस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। वो भारत का पहला भारत सचिव भी बना और इसी के द्वारा ये विधेयक रखा गया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1858 में भारत का पहला भारत सचिव बनने का जो श्रेय है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एडवर्ड हेनरी स्टेनले को है। उसके पश्चात स्वतंत्र रूप से चार्ल्स वुड को 1859 में जिम्मेदारी दी गई। 1858 में सबसे पहला भारत सचिव बना एडवर्ड हेनरी स्टेनले और 1859 में स्थायी रूप से एक नए व्यक्ति को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और नया व्यक्ति था चार्ल्स वुड। ये स्वतंत्र रूप से भारत सचिव के रूप में स्थापित होने वाला पहला व्यक्ति था। भारतीय सिविल सेवा भारत सचिव के अधीन रखी गई। ये जो भारतीय सिविल सेवा जिसकी स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की गई थी, ये पूरी की पूरी भारत सिविल सेवा भारत सचिव के अधीन रखी गई, यानी कि इसके बारे में फैसला भारत सचिव को ही करना था। 1784 के एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी 1784 में, इस द्वैध शासन प्रणाली को इस 1858 के एक्ट से समाप्त कर दिया गया और पूरे के पूरे भारत का जो प्रशासन है वो एक ही व्यक्ति के अधीन आ गया, एक ही व्यक्ति के माध्यम से संचालित किया जाने लगा और उसके लिए जो नियम बनाए जाने थे अब ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जाने थे।
महारानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं और भारत का प्रथम वायसराय भी कह सकते हैं, क्योंकि 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल का नामकरण गवर्नर जनरल का नामकरण वायसराय कर दिया गया, इसलिए भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो 1858 की एक्ट की घोषणा थी और जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और सारा प्रशासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इस बात के लिए इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया लॉर्ड कैनिंग ने, और इस इलाहाबाद के आयोजन दरबार में 1 नवंबर सन 1858 को महारानी की ये जो घोषणा थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश ताज के अधीन किया जाता है और इसके तहत एक भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है, पूरा का पूरा प्रशासन भारत सचिव के माध्यम से चलाया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर सन 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। तो यह है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके माध्यम से भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर ब्रिटिश ताज के महारानी के अधीन चला गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।